हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था और आज क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वापस बता दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पढ़ लिया था, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और 4 ही हमने न्यूमेरिकल किए थे। हर फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, ठीक है। तो होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं, आगे चले। रिलेशन हमने पढ़ लिया था, तो एक बार मैं रिलेशन वापस लिख देता हूँ। देखो, रिलेशन जो हमने पढ़ा था उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल, ठीक है। रिलेशन में वापस बता दूं आपको, रिलेशन था वोल्टेज चाहिए आपको, पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हमने ये रिलेशन लिखा था E डॉट डी आर, ठीक है। तो E डॉट डी आर का ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन से हम निकालते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल चाहिए P पॉइंट का, तो लिमिट्स लगाते हैं इनफाइनाइट टू RP। क्लियर है, याद आ गया। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो क्या इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, कैसे पता है? चैप्टर 1 का जो हमने पढ़ा था, चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव भी किया था, निकाला भी था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है या किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर कंडक्टिंग है या फिर स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, एक ही बात है। तो ये है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अगर स्फीयर कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर का सारा चार्ज सरफेस पर, नॉन कंडक्टिंग का सारा चार्ज इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह होता है, ठीक है। तो ये तो है कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर है, सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, r इसकी रेडियस है। अब हमें जिस तरह से हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आउटसाइड सरफेस इनसाइड, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अलग आता है, सरफेस पर अलग आता है, इनसाइड पर अलग आता है, ये अलग अलग हमने निकाले थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R मतलब रेडियस से ज़्यादा होगी। कैपिटल R क्या है? रेडियस है। तो पॉइंट P की डिस्टेंस जो होगी स्मॉल, जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। सपोज करें इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये है पोटेंशियल आउटसाइड और ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और P पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस क्या ली है उसकी? स्मॉल r। क्लियर। तो पॉइंट P आउटसाइड है, आउटसाइड निकालते हैं। तो आउटसाइड पोटेंशियल चाहिए, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है K Q अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज मैंने ले लिया Q और डायरेक्शन होगी r कैप। ड्यू टू स्फीयर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ड्यू टू स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्शन अगर कहेंगे हम तो क्या होगी? ये डायरेक्शन कह सकते हैं। ड्यू टू स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, स्फीयर से इस तरह से बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो ध्यान से, E आउट मिल गया KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है भाई। तो क्या करें? पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल चाहिए आउटसाइड पॉइंट P ले लिया। फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का R के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे E आउट, ठीक है। और लिमिट्स लगानी है इनफाइनाइट टू R। पॉइंट P की डिस्टेंस क्या? R है। तो सिंपल सा जो रिलेशन था, फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको पता है तो इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक तरीका भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक। तो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रख दिया KQ। तो K और Q तो कॉमन ले लिया। लिमिट में इंटीग्रेशन क्या करना है? R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, R के रेस्पेक्ट में लिमिट्स लगानी है इनफाइनाइट टू R, ठीक है। तो माइनस KQ
और 1/r का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, लिमिट्स हैं इनफाइनाइट टू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस KQ, अपर लिमिट पुट कर दिया r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, और 1/∞ 0 होता है। ये पॉइंट P कौन सा है, आउटसाइड है, तो V आउट आ गया। E आउट की वैल्यू ये रही, V आउट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया V आउट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर हो गया KQ/r, ये KQ/r 1/∞ 0 हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए दैट इज KQ/r। क्लियर यहाँ तक? तो ये पोटेंशियल निकाल दिया आउटसाइड। ये कैसा सर, ये फॉर्मूला देखा लग रहा है? बिल्कुल, कहाँ पढ़ा था? पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था सिमिलर वैसा ही है पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये था हमारा आउटसाइड द स्फीयर। अब चलते हैं आगे। आउटसाइड के बाद नेक्स्ट आता है एट सरफेस। अब सरफेस के लिए आपको पता है स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होती है। भाई पॉइंट जब बाहर था तो स्मॉल r उसकी डिस्टेंस थी, अब वो पॉइंट सरफेस पे आ गया तो स्मॉल r डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगी। सपोज करें देखो ये स्फीयर हो गया, ये इसकी रेडियस है r, जो पॉइंट है आपका वो मैंने ले लिया यहाँ पर, ये रहा। पहले पॉइंट आउटसाइड था, ये तो हो गया आउट पॉइंट, ये आ गया सरफेस वाला पॉइंट, और यहाँ अंदर लेंगे तो ये पॉइंट होगा, मगर इसको इनसाइड कहोगे आप। तो बताओ अगर पॉइंट P सरफेस पर है तो पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r होती है, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा इसकी सीधी वैल्यू हम पुट कर लेंगे KQ/r, जो फॉर्मूला पड़ा था आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था, KQ/r। तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। ठीक है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला था V आउट KQ/r। ठीक है, और स्मॉल r की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R, तो इस सरफेस का पोटेंशियल आ जाएगा। भाई सरफेस जो है ये सरफेस वाला पॉइंट नहीं है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, बाहर सरफेस पे पॉइंट है, तो सरफेस जो है तो सरफेस का पॉइंट जो है तो बाहर ही ना। ठीक है, यहाँ सरफेस की जो डिस्टेंस कहेंगे, सरफेस की डिस्टेंस क्या लिखोगे, कैपिटल R के इक्वल। तो आउटसाइड निकाला, यही रिलेशन है, सरफेस पे आओगे यही रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था। ये पॉइंट था आउटसाइड, ये पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सरफेस का। ठीक है, तो आउटसाइड ही कंसिडर करना है, फॉर्मूला आउटसाइड वाला लेना है, बट डिस्टेंस क्या रखनी है, कैपिटल R। क्लियर? तो ये हो गया सरफेस का पोटेंशियल। ठीक है, अब सरफेस के बाद आ जाते हैं इनसाइड। थोड़ा सा ध्यान देना इनसाइड द स्फीयर के लिए। इनसाइड द स्फीयर हम क्या करेंगे वो देखना। इनसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल आएगा वो कैसे निकालेंगे वो देखो। ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ये कैसा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है। चार्ज क्या है इस पे, कैपिटल Q। ठीक है, क्यू कैपिटल लिख लेते हैं, ये तो हो गया चार्ज, और रेडियस आपको पता है क्या है इसकी, कैपिटल R। पॉइंट आपको पता है वो अंदर आ गया, ये P रहा, ये P पॉइंट है और ये स्मॉल r डिस्टेंस है। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए आपको पता है स्मॉल r विच इज लेस देन कैपिटल R। ठीक, अब पॉइंट अंदर है स्फीयर के, अब पॉइंट अंदर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो थोड़ा सा जो मैं आपको बता दूं, जब इनसाइड आता है तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि इनसाइड क्या, प्रॉब्लम क्या है कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। आपको पता होगा कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। आउटसाइड तो होता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने पढ़ा होता KQ/r²। अब हमें चाहिए पॉइंट इनसाइड, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पॉइंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, जो इनसाइड द स्फीयर है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, यहाँ पे पोटेंशियल की जो डेफिनेशन लिखी थी हमने, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। ठीक है, पोटेंशियल जो हमें चाहिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने का जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क, इसको टोटल भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट टू P, टोटल वर्क चाहिए मुझे। ठीक है, टोटल, तो टोटल वर्क मुझे चाहिए, डिवाइड बाई Q0 कर देंगे, इसको पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान से देखना, कोई चार्ज इनफाइनाइट पे, मान ले Q0 चार्ज इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ये Q0 ये इनफाइनाइट पे रख दिया, तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा, ये तो E आउट एक्ट होगा। भाई इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, E आउट, और जैसे हम लेके आ रहे हैं यहाँ तक लिया है सरफेस तक, उसके बाद अंदर घुस गए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर तो जीरो है।
ठीक है, तो मुझे बताओ वर्क डन जब करेंगे इनफाइनाइट टू पी, पी पॉइंट कौन सा, इनसाइड, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेके आओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनफाइनाइट टू पी के लिए बात कर रहा हूं मैं, इनफाइनाइट टू पी पॉइंट, इनफाइनाइट टू पी पॉइंट, पी पॉइंट आपका इनसाइड, ध्यान रखना, इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आओगे पी पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक बात सोचनी है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। आउटसाइड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इनसाइड क्या है, जीरो है, मतलब अलग तो है, आउटसाइड है, इनसाइड जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बदला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बदलेगा तो हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो मुझे पोटेंशियल चाहिए पी पॉइंट का, इनसाइड पॉइंट का, और मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी आर है, ठीक है। लिमिट्स क्या लगाता हूँ मैं, इनफाइनाइट टू आर पॉइंट, आर डिस्टेंस पी पॉइंट की, मगर ये इंटीग्रेशन आपका बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अलग है, इनसाइड अलग है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसलिए ये इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर टूट जाएगा, टूट जाएगा मतलब इसको ब्रेक में करना पड़ेगा, ब्रेक में मतलब माइनस तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है ई आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है ई आउट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई इन, और ई इन का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे, ये लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड का इंटीग्रेशन अलग और इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो मुझे बताओ आउटसाइड का मतलब क्या है, स्फेयर का आउट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, सरफेस तक, तो यहाँ लिमिट्स लगानी पड़ेगी इनफाइनाइट टू सरफेस, और सरफेस की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, सरफेस की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ पर ई इन कहाँ शुरू होता है, सरफेस से, और कहाँ तक आएगा, अंदर जो भी पॉइंट है आपका। तो इंटीग्रेशन को मैंने, ये जो टोटल इंटीग्रेशन था इसको मैंने ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेक कर लिया, क्योंकि ब्रेक क्यों किया, क्योंकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इनसाइड अलग है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू सरफेस तक, और सरफेस से अंदर आए तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वीपी हम इजीली निकाल सकते हैं, बताओ वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो गया ई आउट, तो आपको पता है ई आउट तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, इनफाइनाइट टू आर, फिर ई इन क्या होता है, वो तो जीरो होता है, ई इन तो क्या है, जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो हमारे काम का नहीं है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब चार्ज को इनसाइड, हम इसको इनसाइड लेके आएंगे तो उस टाइम हमारा कोई वर्क नहीं होता है, उस टाइम वर्क डन क्या होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज को लेके आ गए तो उसको अंदर ला रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कौन अपोज कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो आराम से इनसाइड आने के बाद, इनसाइड आने के बाद ये आराम से शिफ्ट हो जाता है, कोई फोर्स नहीं लगता है इसके ऊपर, फोर्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एफ इक्वल्स टू क्यू, याद है एफ इक्वल्स टू क्यू फॉर्मूला होता है, तो ई अगर जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो, और अगर फोर्स जीरो हुआ तो उसको फिर लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला वर्क डन जो था इनफाइनाइट टू सरफेस तक लेके आओ, बस ये वर्क डन इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद वाला वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ई इन जीरो है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1/r² का इंटीग्रेशन आपको पता है वो क्या होता है, माइनस के क्यू हो गया, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है, -1/r, और लिमिट्स हैं इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस कर दो, ये हो गया प्लस के क्यू, और लिमिट्स आपको पता है कैपिटल आर अपर लिमिट, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। अब क्या बचा देखो, 1/∞ क्या होता है, जीरो, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर, राइट। तो ये जो पॉइंट आया पी आपका, ये इनसाइड है, और इनसाइड क्या है, वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये लो भाई, वी इनसाइड क्या आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब इस फॉर्मूले को देखें तो सर ये तो अभी पढ़ा था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर कौन सा है, जो सरफेस का है वो इनसाइड का है, तो जो सरफेस का है वही अंदर रहता है, ठीक है। सरफेस का जो पोटेंशियल है वही इनसाइड रहेगा, इनसाइड पॉइंट चाहे कहीं भी ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे सेंटर भी ले लो आप, अंदर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर जो हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, बिल्कुल बदल ही नहीं रहा, कांस्टेंट है, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड ई इनसाइड तो 0 है और v इनसाइड कांस्टेंट है जो है KQ अपॉन कैपिटल R सरफेस का पोटेंशियल। क्लियर? तो यहां तक ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर हमने निकाला। क्लियर है बात? अब यहां पर देखो, आगे चलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू हमने लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमें पता है ग्राफ में x एक्सिस पर होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं रेडियस के बराबर। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ की है ये सरफेस है, सरफेस से दूर जाओगे तो आउटसाइड और सरफेस के इधर आओगे तो इनसाइड। ठीक है, तो आप बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है अभी? इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है? इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ अपॉन R लिखा मैंने। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? KQ अपॉन R है। ठीक है, सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? KQ अपॉन R है। तो ये ग्राफ देखो, यहाँ से सेंटर से लेकर सरफेस तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, अंदर कांस्टेंट है। उसके बाद जब बाहर आएंगे तो सरफेस के बाहर आएंगे तो ये रिलेशन इस तरह से इन्वर्स रिलेशन आता है। तो ये आ गया V आउट। तो V आउट तो पता है इन्वर्सली डिपेंड करता है R पर, और यहाँ V इन हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है ये VS के इक्वल आ रही है। तो इनसाइड चाहे सेंटर पॉइंट हो, यहाँ पे R देखो 0 होता है, तो चाहे सेंटर पॉइंट हो तो भी VS, R/2 डिस्टेंस पर हो, रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर हो तो भी VS, R पर हो तो भी VS, उसके बाद आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था किसकी वजह से? ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि उसका डेरिवेशन तो नहीं है, सीधा वैल्यू हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग के बाद कौन सा स्फीयर आता है? ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग कौन सा स्फीयर हुआ? मैंने आपको अभी बताया था, कंडक्टिंग में तो सारा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पर, और नॉन कंडक्टिंग में सारा चार्ज, जो भी चार्ज होता है नॉन कंडक्टिंग में, वो आपका इनसाइड भी होता है। ये देखो, ये सरफेस है, ये स्फीयर है, और ये नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस के साथ साथ इनसाइड भी होता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर देखना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी कर लेता हूँ मैं, दोनों फॉर्मूले आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, सेम। क्या होता है? KQ अपॉन R²। तो आउटसाइड पोटेंशियल भी सेम है, वो आएगा KQ अपॉन स्मॉल r, ये भी तो पढ़ा था। फिर आ जाओ सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड में आपको पता है स्मॉल r, गड़बड़ हो गई, कैपिटल R नहीं आता, आउटसाइड में स्मॉल r आता है, क्योंकि पॉइंट अगर आउटसाइड है तो रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है, आउटसाइड के लिए स्मॉल r, सरफेस के लिए कैपिटल R, सबको पता हो गया। तो VS भी क्या होगा? KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये तो सेम है ना, ये भी पढ़ा था सर, वही है। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि कंडक्टिंग में तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट यहाँ पर आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। मैं एक बार फिर बता दूं, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब जो वर्क डन चाहिए होगा हमें, वो ब्रेक करके लेना पड़ता है, इनफाइनाइट टू सरफेस तक लेके आओ पहले, इनफाइनाइट टू सरफेस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लगेगा? ई आउट वाला। फिर W सरफेस से इनसाइड, सरफेस से इनसाइड कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, ये वाला, तो सरफेस से P तक लेके आओगे। ये टोटल वर्क करो और Q0 से डिवाइड करो, तभी तो इनसाइड पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो और वर्क में आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन के लिए लिमिट्स लगानी पड़ती है। इसकी लिमिट्स आएगी इनफाइनाइट टू, इसकी लिमिट्स आएगी इनफाइनाइट टू सरफेस, और इसकी लिमिट्स आएंगी सरफेस टू इनसाइड। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई आउट, पहले कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे? ई आउट, और ये लिख दिया dr। इनफाइनाइट टू सरफेस तक आओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कहाँ से कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट टू सरफेस तक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला अभी तो लिखा था, इसकी लिमिट्स होंगी सरफेस से
इनसाइड आर ले लिया, यही है। ठीक है, अब इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में मतलब कंडक्टिंग स्फेयर वाले में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी है, ये पूरी वैल्यू यहाँ और आएगी। ये इंटीग्रेशन तो हमें पता भी किया था, और ई इन उसमें तो हमने 0 पुट कर लिया था। दिखाता हूँ, देखो एक बार कहाँ पे 0 पुट किया था, यहाँ पर ये रहा, ये ई आउट की वैल्यू रख दी थी ये रही, और ई इन क्या रख दिया था 0। तो ये तो कंडक्टिंग स्फेयर में था ना, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में ई इन थोड़ी 0 होगा, ई इन की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो मैंने 0 रखा, तो वहाँ पे हमें रखना है के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ पर कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये पहले ये था, अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले तो कंडक्टिंग स्फीयर में 0 होता है, बट नॉन कंडक्टिंग में यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, जब हम किसी चार्ज को Q0 चार्ज लिया था हमने, Q0 चार्ज को, जब हम इस Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, तो इनफाइनाइट से पहले कहाँ पे लाओगे, सरफेस पर। इनफाइनाइट से लाना शुरू करोगे, इनफाइनाइट से कहाँ तक लाओगे, सरफेस तक, और सरफेस से फिर आप अंदर ले जाओगे। ये Q0 चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से कहाँ लेके आओगे, सरफेस पर, और सरफेस से फिर आप अंदर लेके जाओगे P पॉइंट तक। अब जब सरफेस से अंदर लेके जाओगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो चार्ज का आराम से ले आओगे क्या अंदर? भाई चार्ज जो लेके आ रहे हो वो आराम से नहीं आ पाएगा अंदर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चार्ज है, अंदर भी चार्ज, ये चार्ज उस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको सरफेस तक लाने का वर्क प्लस सरफेस से अंदर लाने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर इस तरह से ऐड होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वी इन का पोटेंशियल का, इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो वी इन देख लो। वी इन आएगा 3, पहले के क्यू अपन कॉमन ले लेते हैं, के क्यू, फिर आता है 3r² माइनस 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। ठीक है, ये इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला है। देखो ये कैसे आएगा, के क्यू बाय आर तो यहाँ से आ जाता है, फिर ये इनसाइड वाला जो फॉर्मूला लिखा था हमने के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, उसका हमें डेरिवेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और लिमिट्स रखनी पड़ती है कैपिटल आर से स्मॉल आर, तब ये रिलेशन मिलता है हमें। तो क्या फॉर्मूला मिला, देखो 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। तो पहला पोटेंशियल मिल गया वी आउट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सरफेस का सेम है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर जो पढ़ा था पहले भी नॉन कंडक्टिंग में भी। इनसाइड का पहला फॉर्मूला तो ये रहा, इनसाइड में पहला फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो है, मतलब दूसरा जो केस कहेंगे इनसाइड में एक पॉइंट होता है सेंटर। तो अगर मैं सेंटर पे निकालूं, सेंटर पे, तो सेंटर पे तो आर क्या होगा, 0 होगा। अब मैं वी सेंटर पे निकालता हूं अगर, तो सेंटर पे आपको पता है आर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एट सेंटर में आर की वैल्यू क्या पुट करूं, 0। तो सेंटर में अगर आर की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ रख दो, सेंटर का अंदर ही तो है, और अंदर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, 0 कर दिया 0। तो अगर जैसे इसमें आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, 3k³ r² से r³ कटेगा, v एट सेंटर आ गया 3k³/2r। ठीक है, 3k³/2r। और आप देखो सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, 3k³/2r, और k³/r तो सरफेस का पोटेंशियल है, तो कितना टाइम्स हुआ उसका 3.2, मतलब 1.5 टाइम्स हुआ सरफेस के पोटेंशियल का। ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल हुआ सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स। पोटेंशियल मतलब वर्क डन। इनफाइनाइट से सरफेस तक लाओगे और सरफेस से सेंटर तक ले जाओगे, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो सरफेस तक लाने का वर्क डन कितना होता है, k³/r। सरफेस से अंदर सेंटर तक लेके जाओगे, कुछ वर्क ऐड ही होगा, इसलिए ऐड और हो गया, लगभग इस वर्क का आधा वर्क और ऐड हो गया, तो आंसर आया 1.5 vs। ठीक है, तो पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। पोटेंशियल के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब आपको बताना है इसका फॉर्मूले के बाद ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, अभी बनाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना है। ठीक है भाई, तो ग्राफ में क्या करें, क्या मेंशन करें, एक तो ये आपका सरफेस, ये वाला r = r वाला, ये क्या बताता है,
यहाँ ये सरफेस है, इससे दूर जाओगे तो आउटसाइड, इससे इधर आओगे तो इनसाइड। और यहाँ पे कुछ वैल्यू मार्क कर लेते हैं। देखो इसमें एक वैल्यू मार्क कर ली मैंने KQ बाय कैपिटल R, जो सरफेस का पोटेंशियल है, और इसका लगभग यहाँ से इसका लगभग 1.5 गुना ले लें, लगभग 3/2, तो 3/2 KQ बाय R ले लिया मैंने। तो ये वैल्यू किसकी है, KQ बाय R की। ये वैल्यू किसकी है, लगभग इसका 1.5 टाइम्स है 3/2 KQ बाय R। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, और यहाँ भी मार्क कर दिया R = 0, मतलब ये सेंटर पॉइंट है, ये सरफेस का पॉइंट है, और ये आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ ग्राफ बनाना है अभी। तो ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर क्या करें, लोकेशन बनाएं, पॉइंट्स को बनाएं यहाँ पर। तो बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल है। इस सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3 KQ बाय R। सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, 3 KQ बाय R। सरफेस पे कितना होता है, KQ बाय R। आउटसाइड क्या होता है, वो तो इन्वर्स रिलेशन है, वो तो आपको पता ही है। आउटसाइड तो सर ग्राफ वैसे ही आएगा जैसा पहले बनाया था, और हमें पता है इन्वर्स रिलेशन के लिए तो हाइपरबोला आते ही है। ठीक है, बट यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा ये बताओ। सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, KQ बाय R, सरफेस के पोटेंशियल का लगभग 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना है ये रहा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सरफेस तक, तो सरफेस तक आते आते पोटेंशियल रह जाता है KQ बाय R। ये वैल्यू पता है ना आपको, देखो ध्यान से। सरफेस पे कितना है, KQ बाय R, सेंटर पे कितना है 1.5 टाइम्स, तो सेंटर पे 1.5 टाइम्स, सरफेस तक आते आते हो जाएगा KQ बाय R। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो क्या सीधा ज्वाइन कर दूं, एक ऑप्शन है सीधा ज्वाइन कर दें, घुमा के ज्वाइन करें, कर्व बनाएं, क्या बनाएं, कैसे पता लगेगा कि कर्व बनाएं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। आप देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं ज्वाइन कर देता हूं सीधा, और एक मैंने ज्वाइन कर दिया थोड़ा सा कर्व। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट की सेकंड, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 1 या 2, बताएं। कैसे पता लगेगा, 1 तो है कर्व और सेकंड है स्ट्रेट लाइन। 1 कर्व है, सेकंड में स्ट्रेट लाइन है। तो आप ध्यान से देखोगे ना इनसाइड रिलेशन कैसा है, ये जो इनसाइड पोटेंशियल है ये R के साथ क्या रिलेशन रखता है, कैसा रिलेशन है इनसाइड पोटेंशियल में और R में। यहाँ पे R पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर वाले के लिए आपको पता है स्क्वायर जब भी आता है तो पैराबोला मतलब कर्व बनता है, और अगर V इन यहाँ पे केवल R होता तो स्ट्रेट लाइन होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन, और स्क्वायर वाला अगर रिलेशन है तो क्या बनता है, पैराबोला या कर्व। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है इसका, फर्स्ट बनाऊं कि सेकंड। तो आपको पता लग गया इसमें, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन है इसलिए, स्क्वायर रिलेशन है इसलिए हमें सेकंड वाला हटाना पड़ेगा, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला हम हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, सेकंड वाला ये हमने हटा दिया। ठीक है, तो कौन सा गलत है ग्राफ, हटा दो उसको। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला सही है, करेक्ट है, सेकंड वाला आपका गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ग्राफ आपको मिल गया है, ये ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ आएगा इस तरह से, तो उसको कंप्लीटली बना लेते हैं। कंप्लीट ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से सेंटर पे कितना है 3 KQ बाय R, फिर कर्व के साथ क्या होगा, थोड़ा सा इसको कर्व बनाना है, कर्व के साथ क्या होगा, कम होता जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे कम हुआ, उसके बाद ये आउटसाइड में तो इन्वर्स का रिलेशन है, लगातार कम होता जाएगा। तो कर्व बनेगा कि स्ट्रेट लाइन, डिपेंड्स ऑन रिलेशन। रिलेशन में R² था इसलिए हमने क्या बना दिया, कर्व बना दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये था सॉलिड जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज और उससे रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.4 बोला है, सेकेंड चैप्टर में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 1.6 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, चार्ज गिवन है स्फीयर का और रेडियस गिवन है। देखो कहीं भी स्फीयर का क्वेश्चन हो, सबसे पहले रेडियस नोट कर लो कितनी है 12 सेंटीमीटर, चार्ज नोट कर लो कितना है, क्यू गिवन है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। स्फेरिकल कंडक्टर है तो कंडक्टर में आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर
जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब सरफेस पे पूछा है, वी लिख दिया, पोटेंशियल पढ़ा था इसलिए, बट ई पूछा है इसने, ई एस, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आराम से निकाल सकते हैं। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू गिवन है कितनी है 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन, क्योंकि कहाँ पूछा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अब जस्ट आउटसाइड और सरफेस एक ही बात है, तो हमें क्या पुट करना है, सरफेस मतलब कैपिटल आर मतलब रेडियस, 12 का स्क्वायर हमें पुट करना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 × 10⁻⁻² करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगी, इसका स्क्वायर करना है मतलब 2 बार लिख देंगे 12 × 10⁻²। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें, तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम यहाँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 1.6 कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 14.4, तो मतलब वैल्यू आराम से कट जाएगी 14.4। अब यहाँ पर देखो -2 -4 हुआ, -4 काट दो तो -3 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, और -3 10⁹ तो ये 10⁻6 बच जाएगा। नीचे अगर देखें तो 144, 12 × 12 क्या होता है 144, तो 144 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 14.4 है, नीचे 144 है, ये पॉइंट में हटाऊँ अगर तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा ना, कटने के बाद क्या बचा 10⁻6 अपॉन 10, मतलब ये बचा 10⁵। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, इजी है, आराम से निकाल दिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला रख के। थर्ड में देखो, अब आप सी में आपसे क्या पूछा है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इसका मतलब अब ये तो 18 सेंटीमीटर पर पॉइंट पे पूछ रहा है, इसका मतलब ये आउटसाइड की बात कर रहा है, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के कितना 9 × 10⁹, क्यू कितना 1.6, भाई क्यू तो सेम रहेगा ना, आउटसाइड के लिए भी जाएंगे तो 10⁻⁷, फिर आर स्क्वायर कितना, अब कितनी डिस्टेंस है 18 है, तो बेटा 18 × 18 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेशन जैसा हमने कुछ पहले किया था वही कर देते हैं, -4 से कैंसिल कर दिया तो -3 बचा, -3 से कैंसिल कर दिया 6 बचा, और 9 × 1.6 कितना होता है, तो आपको पता है 14.4 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻6 बच गया, ये भी ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा 18 × 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या 144 18 से कैंसिल होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो मैं क्या करूँगा 144 अगर 18 से कैंसिल होता है तो मैं 18 से कैंसिल कर लेता हूँ, पॉइंट हटाया, 0 नीचे आया, काट देते हैं, चलो 144 अगर 18 से कैंसिल होगा, कितने टाइम्स कैंसिल होगा 8 टाइम्स, ठीक है, 18 × 8 टाइम्स क्या होगा 144। अब 8 में फिर आपका 18 और डिवाइड कर दो, फिर तो क्या आ गया 0.44 आ जाएगा, भाई 4/9 कर दो 0.44 आ गया, तो 0.44 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, तो वोल्ट पर मीटर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये था हमने जो आज लेक्चर में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए था, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें चैप्टर 2 में गिवन था, तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन था, मैंने करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। स्फीयर में आपको पता है इनसाइड आउटसाइड सरफेस और उसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, जेई में नीट में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पोटेंशियल का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।